ठीक है। तो आप जब ये जमीन खरीदेंगे ना हमसे, तो आपको भी वही फॉलो करना पड़ेगा जो हम फॉलो करते थे। कुछ समझा मैंने क्या कहा? यानी कि हमसे जो जमीन खरीदेगा उसके साथ भी ये कोवेनेंट अटैच हो जाएगा। यानी कोई हमसे जो खरीदेगा, नया जो ओनर आएगा, वो भी क्या करेगा? अगर ये जमीन वो रेंट पे देता है तो रेंट का 20% उसे देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? एंड अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके ऊपर केस हो सकता है। इज दैट ओके? अभी मैं उसको एक बार रीड करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ वापस। देव क्या लिखा है। इन को केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, ये ज्यादातर ये जमीन को लेकर ही रहता है ऐसा एग्रीमेंट। द पर्सन हु परचेसेस लैंड विद द नोटिस, जाहिर बात है जब मैं बेचूंगा जमीन तो आपको बताऊंगा ना कि ऐसा ऐसा इस जमीन के बारे में है। बेचने के बाद नहीं बताऊंगा, बेचने से पहले ही बताऊंगा। है ना? खरीदने वाला भी समझ में आ रहा है कि मैं खरीदने के बाद मुझे क्या करना है, उसको समझ में आ रहा है, उसको हम लोग नोटिस बता रहे हैं, उसके नोटिस में ला रहे हैं। द पर्सन हु परचेसेस लैंड विद द नोटिस that the owner of land is bound by certain duties affecting the land, the covenant affecting the land may be enforced by successor of the seller। तो ये कोवेनेंट उसे भी फॉलो करना है जिसने मेरे से ये खरीदा है। सक्सेसर ऑफ द सेलर, सेलर के बाद जो आएगा वो, उसे भी ये एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ेगा। बरोबर है? अब आप बोलेंगे सर हमने खरीदा, हमको क्या लेना देना, आपके खानदान की रीत क्या थी, परंपरा नहीं, वो हमारी था, लेकिन आपको वो फॉलो करना पड़ेगा इवन दो यू आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। आपके ऊपर केस हो जाएगा। आप बोलेंगे हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, गिरीश का खानदान अपना करता था जो करता था वो, तो इमीडिएटली आपको बोला जाएगा कि आपको बेचते समय बताया गया था ये, एंड आपने वो सब टर्म्स एंड कंडीशन सुनने के बाद खरीदा, तो नाउ यू आर ऑल्सो बाउंड बाय द सेम थिंग। बच्चे एक बार वापस पढ़ो, पॉइंट नंबर 6 आप खुद पढ़ो। हाँ, ओम क्या था डाउट? क्यों सर मतलब क्या? ओम मैं डाउट ही नहीं समझा, क्यों मतलब एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो? बाकी बच्चे जरा एक बार वापस पढ़ो, लाइन को वापस पढ़ो, 2-3 लाइन जो दिया है। देखो ये पूरे 7 पॉइंट्स में यही थोड़ा टफ लगेगा आपको, बाकी को तो इजीली समझ में, क्योंकि कोवेनेंट वर्ड ही आप पहली बार सुन रहे हो। हाँ ओम क्या था डाउट? मैं अभी पढ़ रहा हूँ सर, वो क्यों पे करेगा उसको तो। नहीं ना, वो देखो वो जो जिसने खरीदा ना, वो उसको नोटिस दी गई थी कि देखो हम जो आप जमीन हमसे खरीद रहे हैं ना, ये जमीन के साथ एक एग्रीमेंट भी चल रहा है, एक करार अलग से चल रहा है, एक कोवेनेंट अटैच है इसके साथ। यानी इसको जो भी खरीदेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप समझे कि नहीं मैंने क्या कहा? नहीं तो आप मत खरीदो ना, कोई और खरीद लेगा फिर, वन हु इज इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द सेम थिंग। आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, आपको देखो बेचने से पहले बताया जा रहा है, एंड आप ये पूरी समझने के बाद खरीदते हो, तो नाउ यू आर ऑल्सो बाउंड बाय द सेम ड्यूटीज अफेक्टिंग द लैंड। ओम आर यू गेटिंग माई आंसर? बेचने के बाद नहीं बताया गया, बेचने से पहले ही होगा ना ये। नाउ दैट्स अनदर एक्चुअली डिस्कशन, कैन वन कैन ब्रेक दिस कोवेनेंट? मेरे हिसाब से आंसर इज नो। हाँ, यहाँ ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि कोवेनेंट के शब्द क्या है, देखो अभी लीगली हम कैसे जा रहे हैं। कोवेनेंट एग्रीमेंट की लैंग्वेज क्या थी कि अगर मैं लैंड रेंट पर दूंगा एंड उससे कोई रेंट आएगा, तो 20% आई हैव टू पे टू चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर मैंने पूरा साल लैंड रेंट पे दिया ही नहीं, तो आई हैव नो लाइबिलिटी टू पे एनी अमाउंट। या मैंने वो जमीन पे मेरा खुद के रहने के लिए घर बना दिया, तो अभी रेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे इस तरह से वो कोवेनेंट ब्रेक हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस?
लेकिन अगर आप रेंट पर दे रहे हो, आप उससे इनकम अर्न कर रहे हो, तो इनकम का 20% विल गो टू चैरिटेबल ट्रस्ट। इज दैट ओके? लांस, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस, यू आर राइट। वी कैन अवॉइड बट वी कैन नॉट ब्रेक। ये तो मैंने मेरा ओपिनियन दिया है लांस, दिस इज माय ओपिनियन। ऐसा आपने लॉ के बुक में लिखा नहीं है। आपका जो लाइन अभी मैंने पढ़ा ना, सर वी कांट ब्रेक बट वी कैन अवॉइड, ये अभी लॉ में लिखा, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। ओके, क्योंकि कोवेनेंट की लैंग्वेज क्या थी, अगर हम इसको रेंट पर देंगे तो रेंट का 1/5 विल बी पेइंग टू चैरिटेबल ट्रस्ट, एंड इफ आई डोंट गिव इट ऑन रेंट, सो देर इज नो मैटर ऑफ एनी पेमेंट ना। कोवेनेंट तो है ना, बट देर इज नो मैटर ऑफ एनी पेमेंट बिकॉज आई एम नॉट गिविंग इट ऑन रेंट। ओके, सो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन एक्चुअली। ऐसा मुझे ओम ने पूछा था कि सर नहीं पे किया तो ऐसा नहीं, वो पे करना ही पड़ेगा आपको, यू आर बाउंड बाय दैट ड्यूटी। क्योंकि बेचते समय आपको क्लियर कर दिया गया था ये। आपको नहीं मंजूर था तो नहीं खरीदते ना जमीन, कोई जरूरी नहीं था ना, आप कोई और जमीन खरीद लेते। आपने पूरा सोच समझ के, आपको बताया गया था, आपको नोटिस में लाया गया था, एंड फिर आपने जमीन खरीदी, तो नाउ यू आर आल्सो बाउंड बाय द सेम पर्टिकुलर ड्यूटीज। आगे बढ़ू मैं, सबको क्लियर है बच्चों? ओके, सो लेट अस कम टू द लास्ट पॉइंट हियर। इसका लास्ट पॉइंट देखो क्या लिया, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। थ्रू एन एजेंट बच्चों, जैसे कि आपको आगे, जैसा वी आर डिस्कसिंग नाउ जनरल प्रिंसिपल्स या जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल के वी हैव आल्सो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, जैसे कि सीएस के स्टूडेंट्स को, सीए को वो नहीं है, सीए स्टूडेंट्स को वी हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बरोबर है। ऐसे दो तीन और उनको मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जिसको हम कहते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का एक हिस्सा है, बरोबर है। जैसे कि मैं अगर कहूं कि एजेंट को कौन अपॉइंट करता है, प्रिंसिपल पर्सन। एजेंट को कौन अपॉइंट करता है, कौन ऑथराइज करता है, प्रिंसिपल पर्सन। सो प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट एक्ट करता है बिकॉज ही इज ऑथराइज टू डू सो, उसको ऑथराइज अथॉरिटी दी गई। गेटिंग दैट? तो यहां पर वही कह रहे हैं कि एजेंट अगर किसी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या एग्रीमेंट करता है, तो दैट एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्स्ड बाय प्रिंसिपल इवन दो द प्रिंसिपल इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। जाहिर बात है, एजेंट ने कुछ किया तो उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार है। जाहिर बात है कि अगर एजेंट का कोई एक्ट के वजह से प्रिंसिपल जिम्मेदार है, तो एजेंट के किए गए एग्रीमेंट को प्रिंसिपल एनफोर्स भी कर सकता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कौन किया जाकर बाहर, एजेंट एंड किसी और ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। लेकिन उस एग्रीमेंट को मेन पर्सन जिसने अपॉइंट किया ना, एजेंट, प्रिंसिपल पर्सन, दैट पर्सन हैज द राइट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट ओके? लॉ ऑफ एजेंसी में सीएस के स्टूडेंट्स पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको आगे चल के। सीए के स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सेप्शनल केस में आ गया। तो when some contracts are entered through an agent, in that case also the third party has right to file the suit even though third party is not contracting party। देखो क्या लिखा है। अब यहाँ कोई बोलेगा थर्ड पार्टी का रोल कौन प्ले कर रहा है, टाइप करो। थर्ड पार्टी का रोल कौन प्ले करेगा? वन हु कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। विचार सैवियो गलत। थर्ड पार्टी इज प्रिंसिपल पर्सन। एजेंट जाकर आपके बिहाफ पर किसी से बाइंग सेलिंग करता है, तो एजेंट एंड द पर्सन जिससे बाइंग सेलिंग किया, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। एंड एजेंट ने आपके बिहाफ पर ये काम किया, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हो। तो यू बिकम थर्ड पर्सन।
who can enforce the contract. ओके, सो रीड करते हैं, वेरी सिंपल। क्या लिखा है देखो, द प्रिंसिपल, अंडरलाइन दिस वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट कौन एंटर्ड किया, एजेंट, बट हु विल एनफोर्स, प्रिंसिपल, इवन दो द प्रिंसिपल इज नॉट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. So principal can enforce a contract entered by his agent where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of principal. बच्चों पॉइंट नंबर 7, यस नो में जरा आंसर दो, हैव यू अंडरस्टूड कि फिर एक्सप्लेन करूं? अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज वेरी इजी पॉइंट. आवाज आ रही है सबको मेरी? यस, पॉइंट नंबर 7, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? दो तीन लोग रिस्पांस दो जरा. हाँ, यस, ओके, चलो. सो बच्चों, these are the total 7 exceptional case. ट्रस्ट हो गया, फैमिली सेटलमेंट डीड हो गया, सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपेल केस, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट. These are the 7 exceptional case where the third person can sue or can be sued, even though the third person is not contracting party. ये इसका मतलब एक क्रक्स है जो आपको याद रखना है. ओके, नाउ बच्चों नेक्स्ट हेडिंग पर अगर आप ध्यान दें तो नेक्स्ट हेडिंग जो लिखा है, ये भी आप यहाँ पर भी बहुत सारा एक्सेप्शनल केस पढ़ने जा रहे हो. मेरा फर्स्ट लेक्चर याद करो, एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज एब्सोल्युटली वॉइड. याद आया? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. When I use the word not enforceable by law, matlab it is void. Okay, this was the general rule what we have discussed. No consideration, no contract. Or in other words, any contract made without consideration is absolutely void. You can use the word void ab initio also. Okay, तो ये जनरल रूल हमने पढ़ा, बट इस जनरल रूल के लिए देर आर सर्टन एक्सेप्शंस. तो बच्चों अभी वापस मैंने वर्ड यूज किया, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस. इसका मतलब ये होता है कि अब हम कुछ ऐसे स्पेशल एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे विच आर मेड विदाउट कंसिडरेशन बट बट will be valid in the eyes of law. They are going to be made without consideration, लेकिन फिर भी उसको लॉ के नजरों में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा and it will be enforceable even though it is made without consideration. So first you have to understand the general rule, and general rule says any agreement made without consideration is void. No consideration, no contract. हर कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड करना है तो कंसिडरेशन इज मस्ट. ओके, यू कैन नॉट एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन. सो दिस इज द जनरल रूल. एंड अब उस जनरल रूल के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सेप्शनल केसेस, एंड दिस विल बी द लास्ट डिस्कशन फॉर दिस टॉपिक, कंसिडरेशन. सो अब उसमें कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे एग्रीमेंट विल बी मेड विदाउट कंसिडरेशन but still it will be treated as valid contract या valid agreement which will be enforceable by law. So we'll be discussing that one by one. So पहले मैं स्टार्टिंग का देखो जो 4 लाइन है वो पढ़ लेता हूँ तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये अभी यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं लास्ट एंगल एक्चुअली है क्या. द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. अब ये ऑलमोस्ट बाय हो गया है सबको. इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब भी पता है हमको. कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी एनफोर्सेबल
when consideration is there. Yes, that is also true. However, the Indian Contract Act contains, अब जिनके पास बुक है जरा हाईलाइट करो वर्ड, contains certain exceptions to this rule. अब बच्चों सीधी बात है, जब एक्सेप्शंस वर्ड आ गया जनरल रूल के लिए, अगर हम एक्सेप्शन वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब जनरल रूल जो कहता है उसका रिवर्स हो जाएगा। जनरल रूल कहता है वॉइड, तो ये कहेगा वैलिड, बिकॉज एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। सो देर आर सर्टन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस देखो कभी भी लिस्ट बड़ा नहीं होता है, एक्सेप्शन का छोटा ही रहेगा, जनरल रूल का लिस्ट बड़ा रहेगा। सो सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस रूल, गिने चुने जो एक्सेप्शंस है वो आपको याद रखने हैं। कहीं आ गया ऐसा आपको क्वेश्चन में तो आपको उस वक्त याद आना चाहिए कि ये हमने पढ़ा था एक्सेप्शनल केस में ये सारे एग्रीमेंट्स आर मेड विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी वैलिड होंगे, ऐसा आपको याद आना चाहिए। सो इन द फॉलोइंग केसेस, व्हिच आर दोस केसेस, द एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी, अंडरलाइन करो, वैलिड एंड एनफोर्सेबल। ओके, वैलिड का मतलब भी एनफोर्सेबल, दोनों वर्ड नहीं लिखते तो भी चलता है। वैलिड भी समझा जाएगा एंड एनफोर्सेबल भी होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो बच्चों फर्स्ट एक्सेप्शनल केस क्या है, हेडिंग पढ़ो। मैंने कहा था हेडिंग हो सके तो थोड़ा ऐसा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा रट के रखो हेडिंग्स। ओके, क्विज ज्यादा नहीं है, हार्डली 4 या 5 है बस। सो क्या है देखो, मेन मतलब बाकी के जो एक्स्ट्रा है वो तो है, लेकिन मेन 5 या 6 है वो अच्छे से रट लेने का। क्या लिखा है देखो, व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेप्शनल केस। बच्चों अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको पुट अप करूं कि एनी एग्रीमेंट मेड, बराबर, कोई भी जब हम एग्रीमेंट करते हैं अंडर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो सच नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया हुआ एग्रीमेंट विल बी ट्रीटेड एज वैलिड एग्रीमेंट इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन हाँ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किए गए एग्रीमेंट्स के कुछ कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, विच आर गिवन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1। अब सबसे पहले आपके माइंड में आया होगा कि सर नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब, तो मैं आपको बता दूं पॉइंट नंबर 1 में हम जिस एग्रीमेंट्स का जिक्र करेंगे वो वेरी नियर रिलेशनशिप में एग्रीमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा एंड मेरे डॉटर का रिलेशनशिप, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बच्चों मैं मेरे डॉटर को बहुत प्यार करता हूँ, है ना, तो मैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या करता हूँ, मेरे डॉटर से मैं एक एग्रीमेंट करता हूँ, या डॉटर की बेनिफिट के लिए मैं कोई एग्रीमेंट करता हूँ। पढ़ाई के लिए तो ये मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट एग्रीमेंट तैयारी करता का हूँ साथी। तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। यानी मैं जो भी एग्रीमेंट के थ्रू डॉटर को देना चाहता हूँ वो इन्फोर्सेबल होगा इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ये तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर आपने जो डॉटर के लिए एग्रीमेंट किया उसके बदले डॉटर ने आपको क्या दिया, तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने उसके नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया है। तो नेचुरल एंड अफेक्शन में किया गया एग्रीमेंट्स वैलिड होगा प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो कंडीशंस क्या है उसको जरा अंडरस्टैंड करो। ऐसे एग्रीमेंट्स इवन आप लोग भी करते हो जब मेजर बन जाएंगे, माइनर के वक्त नहीं।
आप भी अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आपके छोटे भाई के लिए या बहन के लिए या मम्मी के लिए या और किसी रिलेटिव नियर रिलेशन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल होंगे, ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। मैं एग्जांपल भी लूंगा बच्चों अभी। चलो जरा देखो, अभी मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। मैंने बैंक में फॉर एग्जांपल, एग्जांपल है बच्चों, सही नहीं है, एग्जांपल है कि मैंने बैंक में 50 लाख रुपीस फिक्स डिपॉजिट रखा है। बैंक में 50 लाख रुपीस मैंने एफडी फिक्स डिपॉजिट रखा है। लेट अस अज्यूम कि उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आएगा, तो 5 लाख रुपीस हर साल इंटरेस्ट आएगा। तो मैंने बैंक को क्या कहा कि ये 5 लाख रुपीस एवरी ईयर जो आएगा इंटरेस्ट, ये मुझे मत देकर मेरे डॉटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये मैं उसको नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दे रहा हूँ कि जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरे डॉटर को मिलेगा। ऐसा मैंने रिटर्न एग्रीमेंट किया है, रिटर्न। सिर्फ रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं किया, उसको रजिस्टर्ड भी कर दिया है, बरोबर है। एंड ये मैंने किया नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। तो मैं आपको बता दूं, मेरा किया गया ये राइटिंग वाला एग्रीमेंट जो मैंने रजिस्टर्ड भी कराया है, ये इन्फोर्सेबल होगा, मेरी डॉटर इसको एनफोर्स कर सकती है, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, बरोबर है। यहाँ मैं जो 5 लाख हर साल दे रहा हूँ डॉटर को, इसके बदले डॉटर ने क्या दिया ये यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस एग्रीमेंट विल बी वैलिड इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, बिकॉज ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया गया एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट वेरी नियर रिलेशनशिप में किया गया है। ये एग्रीमेंट राइटिंग में किया है, ओरली नहीं, राइटिंग में किया है। सिर्फ राइटिंग में ही नहीं किया, इसको मैंने गवर्नमेंट में जाके, मतलब स्पेशल ऑफिस में जाके इसको रजिस्टर्ड भी कराया हुआ है, यानी एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड भी कराया मैंने। अगर ये सारे कंडीशंस बच्चों सेटिस्फाई होते हैं, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया गया ये एग्रीमेंट एनफोर्स किए होगा, इवन दो इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो मैं क्या करूँ, एजम्पशन करूँ? फिलहाल मेरा एग्जांपल क्लियर है, मैं रीड करता हूँ, फिर मैं आपका डाउट पूछने पर आता हूँ। ओके बच्चों, फिर आप अपना डाउट बताइए मुझे। चलो देखो क्या लिखा है, कंडीशंस टू बी फुलफिल अंडर सेक्शन 25(1). ऐसे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जिसको हम बोलेंगे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया गया एग्रीमेंट वैलिड होगा? पहला, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज। अब आप बताओ, बिटवीन पार्टीज मतलब मैं एंड मेरी डॉटर, दीज आर द पार्टीज। एंड मैंने ये एग्रीमेंट, फादर ने ये एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया अपने डॉटर के, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया मेरे केस में। दूसरा, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। अब डॉटर फादर का रिलेशनशिप वेरी नियर रिलेशनशिप है, सन मदर का रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर नियर रिलेशनशिप हो गया, हस्बैंड वाइफ नियर रिलेशनशिप हो गया, है ना। अभी मैं किसी दूर के रिश्तेदार के लिए ऐसा करता हूं तो थोड़ा डाउटफुल केस आ जाएगा, है ना। डाउटफुल केस आ जाएगा, हो सकता है ये एनफोर्स ना हो, क्योंकि लॉ कहता है कि वेरी नियर रिलेशन होना चाहिए, तो हम इस एग्रीमेंट को वैलिड बोलेंगे। तब पता चलता है कि हाँ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया गया एग्रीमेंट है ये। सबसे बड़ी बात, ओरली नहीं होना चाहिए। ये ऐसे एग्रीमेंट्स है ना जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किए जाते हैं, इसको हमेशा राइटिंग में करना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे, एंड उसको ड्यूली आप नोटराइज्ड भी करो। नोटराइज्ड का मतलब, नोटराइज्ड का मतलब आप समझ गए ना, मतलब रजिस्टर्ड करो अंडर लॉक में जाके। नोटरी करते हैं ना, नोटरी सुना होगा आपने, एक नोटरी होता है, पार्टनरशिप डीड बनने का तो उसको नोटरी किया जाता है, ओके, यानी रजिस्टर्ड किया जाता है। तो अगर ये सारे चार कंडीशंस अगर हैं, तो वो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट विच इज बेस्ड ऑन नेचुरल एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज, नीचे लिखा है देखो, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ, उन्होंने एक ही एग्जाम्पल दिया, इनको लगता है एक ही रिलेशन नजर आता है।
हस्बैंड एंड वाइफ टू ईच अदर इज, बच्चों क्या लिखा है पढ़ो, इज के बाद क्या लिखा है पढ़ो, एनफोर्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन, इवन विदाउट कंसिडरेशन। ओके, नीचे के एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है बच्चों, मैं रीड करता हूँ। अ हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग्स टू हिज वाइफ। अब बच्चों हस्बैंड एंड वाइफ, पहली बात तो नियर रिलेशनशिप है, वेरी नियर रिलेशनशिप है। हस्बैंड ये जो भी रजिस्ट्रेशन मतलब एग्रीमेंट कर रहा है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कर रहा है, फिलहाल ऐसे अजम्पशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, राइटिंग में किया जा रहा है यानी ये रजिस्टर्ड होगा एग्रीमेंट। तो क्या लिखा है देखो, हेल्ड द एग्रीमेंट दो विदाउट कंसिडरेशन, पढ़ो क्या लिखा है, वैलिड। तो बच्चों दिस इज आवर फर्स्ट एक्सेप्शनल केस वेयर द एग्रीमेंट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन but still it will be treated as valid. How you understood the point number 1 with example? बच्चों टाइप करो यस नो में जो भी है। Have you understood my first point जो डिस्कस हुआ अभी, या कोई और आर्ग्यूमेंट लगता है आपको क्या? सर नहीं, यहाँ हमको आर्ग्यूमेंट का स्कोप है। ओरली नहीं चलेगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ओरली नहीं चलेगा। कंडीशन, चारों कंडीशंस एकदम ध्यान में रखने हैं आपको। सीए स्टूडेंट्स याद रखो, ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में बहुत फेमस है। Explain the transactions where the agreement made without consideration is also valid. ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके चलो, आई थिंक आपने रिस्पांस दे दिया है, सभी लोग को समझ में आ गया ये, डाउट किसी ने टाइप नहीं किया है। सो लेट अस कम टू द सेकंड पॉइंट। बच्चों सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट, बच्चों आपको याद होगा मैंने पर्स वाला एग्जाम्पल दिया था, याद करो, उस वक्त मैंने बताया भी था, किसी ने डाउट पूछा था, मैंने कहा आगे ये ऑलरेडी एग्जाम्पल में आएगा, कुछ एक्सेप्शनल केस में आएगा। शायद सैवियो ने डाउट पूछा था कि इट वाज नॉट एट द रिक्वेस्ट, मैंने कहा था आगे एक एक्सेप्शनल केस में हम पढ़ेंगे। ओके सो क्या लिखा है देखो हेडिंग, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। बच्चों इससे वर्ड से क्या समझा जरा याद करो, पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, यानी मैं पास्ट कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ, या फ्यूचर कंसिडरेशन? टाइप करो, ये सेंटेंस से क्या समझा आपको? पास्ट, यस वेरी गुड, क्योंकि एक्ट पहले होगा प्रॉमिस बाद में, एक्ट पहले होगा प्रॉमिस बाद में। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल रिपीट करता हूं बच्चों, जो ऑलरेडी पता है आप लोगों को, रिकॉल करो। अब रिकॉल करो, सुरेश के गोडाउन में आग लगी है, सुरेश उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, रमेश वहां से जा रहा था, रमेश ने देखा एंड रमेश वहां दौड़ते हुए आया एंड वॉलिंटरली, सुरेश के कहने पर नहीं, वॉलिंटरली उसने वो आग बुझाने में सुरेश की मदद की। अभी आंसर देना है, आग बुझाने के बाद क्या रमेश रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है सुरेश से? क्या रमेश रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है सुरेश से? नहीं क्लेम कर सकता है, क्योंकि इट वाज नॉट डन एट द डिजायर ऑफ सुरेश, इट वाज नॉट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ सुरेश। ठीक है बच्चों, आई एम वेरी श्योर कि ये पूरा क्लियर है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम लेके ये पढ़ाया हुआ है आपको। अब मैं बच्चों सुरेश रमेश को एक अलग एग्जाम्पल में डालता हूँ एंड अभी आपको आंसर देना है। सुरेश के गोडाउन में आग लगी है, सुरेश उसको आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, रमेश वहां से जा रहे हैं, रमेश ने देखा वहां आग लगी है, रमेश दौड़ते हुए आए एंड आकर वो सुरेश को आग बुझाने में मदद करने लगे एंड वो आग बुझा दी रमेश ने।
तो रमेश ने ये वॉलेंटरी एक्ट किया, बरोबर है। अब इसके बाद वो जब आग बुझ गया, तब सुरेश ने रमेश को प्रॉमिस किया, सुरेश ने रमेश को प्रॉमिस किया कि देखो रमेश, ये जो तुमने काम किया है, मेरा इतना लॉस तुमने मतलब होने से बचाया है, मैं तुमको ये जो काम किया है, आपने जो वॉलेंटरी सर्विस दी है, इसके लिए मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा, लेकिन अगले हफ्ते दूंगा। आप बताओ, रमेश के इस पास्ट वॉलेंटरी सर्विस के लिए क्या सुरेश ने उसको कुछ देने का प्रॉमिस किया? आंसर इज यस। तो क्या ये प्रॉमिस बाइंडिंग है? क्या आप सुरेश को पैसा देना ही पड़ेगा, हाँ या ना? देना पड़ेगा ना? यस। दैट इज व्हाट द पॉइंट नंबर टू, एक्सेप्शनल केस। दैट इज व्हाट द पॉइंट नंबर टू, एक्सेप्शनल केस। रमेश ने वॉलेंटरी एक्ट किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों। रमेश ने हेल्प किया सुरेश को, सुरेश वहीं थैंक यू बोल के बोल देता तो मैटर खत्म हो जाता। लेकिन रमेश के इस काम के बदले सुरेश ने उस वक्त उसको प्रॉमिस कर दिया, तो ये सुरेश का दिया हुआ प्रॉमिस बाइंडिंग हो जाएगा। सुरेश का दिया हुआ प्रॉमिस बाइंडिंग हो जाएगा, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। सुरेश बोलेगा इट इज विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन फिर भी ये सुरेश के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। गेटिंग दैट? कल को अगर सुरेश ने पैसा देने से मना कर दिया तो रमेश केस कर सकता है, एंड कोर्ट सुरेश को पूछेगा कि उसने जब सर्विस दी तो क्या तुमने उसके पास्ट सर्विस के लिए कॉम्पनसेशन देने का वादा किया क्या? तो सुरेश ने कहा हाँ, मैंने वादा कर तो दिया उसको, तो बोलते दे दो, खत्म करो मैटर। इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन इज अ गुड कंसिडरेशन। बच्चों, पर्स वाला एग्जाम्पल भी ऐसे ही था कि नहीं? याद करो पर्स वाला एग्जाम्पल। आप जा रहे हो, पर्स गिर गया, मैंने पर्स उठा के आपको दे दिया। पर्स मिलने के बाद फिर आपने मुझे 1,000 रुपया देने का प्रॉमिस किया, तो आपका प्रॉमिस बाइंडिंग हो गया कि नहीं? मैंने एक्सप्लेन किया था ये एग्जाम्पल आपको पहले भी। तो ये जनरल रूल में नहीं आया, ये एक्सेप्शनल केस में डाल दिया। देखो उन्होंने कि किसी के पास्ट सर्विस के लिए जो उसने वॉलेंटरी दिया है, आपके रिक्वेस्ट पे नहीं दिया है, उसने वॉलेंटरी सर्विस दिया है, लेकिन उसके पास्ट वॉलेंटरी सर्विस के बदले अगर आप कुछ प्रॉमिस कर देते हो, पहले तो आपको प्रॉमिस करना नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर कुछ प्रॉमिस कर देते हो तो आपके लिए वो प्रॉमिस बाइंडिंग हो जाएगा। ओके, मैं रीड करता हूं बच्चों, देखो कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछना। A promise to compensate, very important word, a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done, who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable। लिखा है देखो, is enforceable under section 25 subsection 2, in order that promise to pay for past voluntary services be binding, the following essential factors must exist। एंड बच्चों, पर्स वाले एग्जाम्पल में या सुरेश रमेश वाले एग्जाम्पल में ये सारे पॉइंट्स मौजूद है कि नहीं, जरा बताना मुझे। चलो देखो, द सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरली। क्या रमेश ने ये सर्विस वॉलेंटरली प्रोवाइड किया था? हाँ। सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर। क्या रमेश ने ये सर्विस सुरेश के लिए दिया था? हाँ। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा, द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विस वाज रेंडर्ड। जब रमेश ने ये सर्विस दी तो क्या सुरेश वहां मौजूद था? हाँ, था ना। एंड चौथा पॉइंट, प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट द प्रोमिसी। क्या सुरेश ने रमेश को कुछ पैसा देने का वादा किया था उस वक्त? हाँ। तो जब किया था तो नाउ यू आर बाउंड बाय योर प्रॉमिस। बच्चे एग्जांपल देखो क्या लिखा है। पी फाइंड्स आर्स पर्स।
P finds R's purse and give it to him. अब यहाँ R को थैंक यू बोल के निकल जाना चाहिए था। R थैंक यू बोल के निकल जाता तो कुछ कोई बाइंडिंग प्रॉमिस नहीं होता उसके ऊपर। लेकिन पर्स मिलने के बाद R ने क्या किया देखो, R promises to give P rupees 10,000। अब ये जो प्रॉमिस आर पी को दे रहा है वो क्यों दे रहा है, क्योंकि पी ने उसके लिए कोई वॉलेंटरली सर्विस दिया है पास्ट में, उसके एवज में ये प्रॉमिस दे रहा है। तो बच्चों ये प्रॉमिस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया इवन दो इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। बच्चों मैं सभी से पूछ रहा हूँ, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट नंबर 2? यस नो में जरा रिस्पॉन्स दो। आर्ग्यूमेंट्स आर वेलकम। ओम ने सबसे पहले हाँ बोला है। यस ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बच्चों वी हैव डिस्कस्ड टू एक्सेप्शनल केस टिल नाउ, एंड वो दो एक्सेप्शनल केस किससे रिलेटेड थे? वी आर डिस्कसिंग दोज एग्रीमेंट्स विच आर मेड विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी लॉ की नजरों में वैलिड होंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स अब हम पढ़ रहे हैं। अदरवाइज वी नो जनरली व्हाट इज द रूल। इफ देर इज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा जनरल रूल है जो सबको पता है। ठीक है बच्चों। सो तीसरा पॉइंट मैं नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करूंगा। सो अब तक जितना डिस्कशन हुआ है बेटर यू रीड दैट, ट्राई टू रिमेम्बर, ट्राई टू रिकॉल। ओके चलो मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, किसी को कोई डाउट पूछना है क्या? कोई डाउट हो तो टाइप कर लो, मैं रुकता हूँ। अच्छा कोई डाउट नहीं है बच्चों? ठीक है। सो लेट अस स्टॉप।